गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रतियोगिता भारती में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के वो जो बचे हुए भाग हैं उन्हीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि लास्ट टाइम जब हम लोग देखे थे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शंस कौन कराता है, कैसे होता है, आज हम लोग देखते हैं टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट। अगर हम लोग टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट देखते हैं तो कहता है कि अनुच्छेद आर्टिकल 56 के तहत जो प्रेसिडेंट साहब का टेन्योर है वो कितने ईयर्स के लिए है? 5 ईयर्स के लिए है। हालांकि कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी अपने उत्तराधिकारी के आने तक वह पद पर बना रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट साहब का जो टेन्योर है वो कितने साल का है? 5 साल का है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है, क्या प्रेसिडेंट साहब सिर्फ एक ही टेन्योर रह सकते हैं? क्या दूसरे टेन्योर में नहीं रह सकते हैं? तो दूसरे टेन्योर में भी रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम भी वो क्या कर सकते हैं? इलेक्शंस लड़ सकते हैं। जैसा कि आर्टिकल 57 में बताया गया है कि पुनर्निर्वाचन का पात्र है। इसका मतलब ये हुआ कि वो सेकेंड टाइम में भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं। देखेंगे कि कौन ऐसे ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो 2 बार रहे हैं, कौन ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं जो 1 बार ही जो है वो रहे हैं। तो नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं वो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट अगर अपना त्याग पत्र देंगे तो किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट साहब को देंगे। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट अपना त्याग पत्र किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट। अगर ये भी ना हो तो किसको देंगे? सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम जजेस हैं उसको देंगे। इसमें अगर हम लोग एक बात ये भी देखते हैं कि सपोज प्रेसिडेंट साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब जो है अपने ऑफिस को संभालने में सक्षम नहीं है, जैसे बीमार हो गए या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो गया, तो ऐसे कंडीशंस में कौन ऑफिस संभालेंगे, कौन कार्यभार संभालेंगे? तो वाइस प्रेसिडेंट साहब अपना कार्यभार संभालेंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट साहब अगर ना हो, उपराष्ट्रपति साहब ना हो, तो कौन संभालेंगे? कि सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम जजेस हैं वो संभालेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम जजेस हैं वो संभालेंगे, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभालेंगे। वो ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम जजेस हैं वो संभालेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 60 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। जैसा कि हम लोग बताते हैं कि जो है ओथ कौन दिलाते हैं? तो ओथ के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ना हो तो कौन दिलाएंगे? उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, अक्सर जो है इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जनरली जो क्वेश्चंस पूछते हैं छोटे छोटे एग्जाम में, वो ये पूछते हैं कि प्रेसिडेंट साहब का टेन्योर कितने साल का होता है। मतलब प्रेसिडेंट साहब वो जो राष्ट्रपति साहब अपने पद पे कितने साल तक बने रहते हैं। अगर ऑप्शंस आए ए 6 ईयर, ऑप्शन बी आए 5 ईयर, सी ऑप्शंस आए 7 ईयर, डी ऑप्शंस आए 10 ईयर्स, तो इसका मतलब क्या है? 5 ईयर्स। यहाँ सवाल ये भी पूछ सकता है, क्या एक बार अगर प्रेसिडेंट साहब अपने पद पे रहे हैं तो क्या दूसरे बार प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ सकता है? तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट साहब नेक्स्ट
के लिए भी जो है क्या कर सकते हैं, इलेक्शंस लड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो सवाल होता है वो सवाल ये है कि अगर प्रेसिडेंट साहब नहीं है या प्रेसिडेंट साहब किसी तरह से वो बीमार है या ऑफिस में या ऑफिस को संभालने के हालत में नहीं है, तो ऐसे कंडीशंस में प्रेसिडेंट साहब का कार्यभार कौन संभालेंगे, तो वाइस प्रेसिडेंट संभालेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। अब एक चीज़ और भी, इस तरह का एक भी सवाल आता है कि प्रेसिडेंट साहब को शपथ कौन दिलाते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर ये ना हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना हो, तो इसके बदले में कौन दिलाएंगे, जो वरिष्ठतम जजेस हैं किसके, सुप्रीम कोर्ट के, वो क्या करेंगे, वो जो है शपथ दिलाएंगे। तो हमारे यहाँ जो क्वेश्चंस जो आते हैं इसी तरह से आते हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। इवन के सिविल सर्विस में भी एक दो ऐसे सवाल पूछ देते हैं, स्टेट सर्विस में भी पूछ देते हैं, और रेलवे, एसएससी, इस सब में तो इस तरह की सवाल पूछते ही हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं महाभियोग। महाभियोग अनुच्छेद आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। यहाँ से भी सवाल पूछते हैं कि महाभियोग क्या होता है, और प्रेसिडेंट साहब पे जो महाभियोग चलाया जाता है वो कौन से अनुच्छेद या कौन से आर्टिकल के तहत है, या महाभियोग जो लाया जाता है उसका प्रोसेस क्या है। तो इन सभी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो ये पता चलता है कि महाभियोग के लिए कौन कौन सी चीज़ें जरूरी हैं। तो जाहिर सी बात है, महाभियोग के लिए हम लोग जानते हैं क्या, कि लोकसभा और राज्यसभा का भी क्या है, रोल है। तो लोकसभा और राज्यसभा का जो रोल है वो कैसे है, वो हम लोग देखते हैं। जैसे अनुच्छेद आर्टिकल 61 क्लाउज 1 के तहत राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग लाया जा सकता है। देखिए सिंपली हम अगर कहें, महाभियोग का मतलब ये होता है हटाना, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए हटाना शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, महाभियोग का प्रयोग करते हैं। और वो किस कंडीशंस में करते हैं, वो कंडीशंस ये है कि अगर प्रेसिडेंट साहब क्या है, प्रेसिडेंट साहब अगर क्या करते हैं, संविधान के अतिक्रमण पर या संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग या हटाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि संविधान जो है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साहब संविधान के प्रति क्या लेते हैं, वो ओथ लेते हैं, और संविधान का अगर अतिक्रमण होता है तो इसके लिए जो है महाभियोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं संसद के, जैसा कि हमने बताया कि लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर, संसद के किसी भी सदन द्वारा, तो संसद में 2 सदन है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस है। तो संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। मतलब ये जो है प्रस्ताव दोनों में से कोई एक हाउस से लाया जा सकता है। अब देखते हैं आगे, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर आप अपर हाउस की बात करें या अगर हम लोअर हाउस की बात करें, दोनों में से कोई भी हाउस का हो, कोई एक हाउस, वो हाउस जो महाभियोग प्रक्रिया शुरू कर रहा है, उसमें से 1/4 मेंबर्स का सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। तो 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके लिए राष्ट्रपति को, देखिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जानी होंगी। मतलब बिफोर 14 डेज आपको क्या करना होगा, प्रेसिडेंट साहब को लिखित सूचना देना होगा, मतलब बताना होगा कि आपके खिलाफ ये जो है
महाभियोग लाया जा रहा है और इस हाउस से है। ये महाभियोग का जो प्रक्रिया है ये संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये जो है संसद की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, राष्ट्रपति पद की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक होगा। अगर महाभियोग द्वारा, देखिए समझिए इसको, अगर महाभियोग द्वारा प्रेसिडेंट साहब को क्या किया जाता है, हटाया जाता है, तो पहला चीज क्या होगा कि प्रेसिडेंट साहब ऑफिस में नहीं है। तो अगर प्रेसिडेंट साहब ऑफिस में नहीं है तो इसके बदले में कौन प्रेसिडेंट साहब के ऑफिस को रन करेंगे, तो वो होंगे वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट साहब भी नहीं है तो जो है कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट साहब एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस को संभाल रहे हैं तो वो कब तक, विद इन 6 मंथ। विद इन 6 मंथ जो है प्रेसिडेंट साहब का क्या करना होगा, इलेक्शन करना होगा और वो जो है प्रेसिडेंट साहब को अपने प्रेसिडेंट साहब के पद पे विद इन 6 महीने में क्या करना होगा, ये भरना होगा, ये पोस्ट कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट ये देखिए विशेष, यदि राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है या बीमारी अथवा अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ हो, जैसा कि हमने कई बार हमने ये बात बताया कि अगर प्रेसिडेंट साहब ना हो या कार्य करने में वो असमर्थ हो, समर्थ ना हो, तो उपराष्ट्रपति उसके पद को ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, मतलब हमने बताया, यहां से अगर क्वेश्चंस देखें, इफ हम कह सकते हैं कि अगर प्रेसिडेंट साहब ऑफिस में ना हो या कार्य करने में असमर्थ हो, या वाइस प्रेसिडेंट साहब कार्य करने में असमर्थ हो, या उपराष्ट्रपति का भी जो है ऑफिस वर्क ना कर रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में कौन जो है एज ए प्रेसिडेंट देश को संबोधित करेंगे, तो यहाँ कंप्लीटली दिया गया है कि मुख्य न्यायाधीश, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ना हो तो कौन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ना हो तो कौन होंगे, जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, वही क्या होंगे, एज ए प्रेसिडेंट पे वर्क करेंगे, वरिष्ठतम न्यायाधीश। और ये क्या कहलाएंगे, कार्यवाहिक राष्ट्रपति के दायित्व का निर्वहन करेगा। ठीक है, लेकिन ये कब तक, विद इन 6 मंथ। 6 मंथ में क्या करना होगा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना होगा और नए प्रेसिडेंट जो है उसको बुलाने होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कार्यकाल। तो हमारे भारत में फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, ये देख लीजिए एक नज़र, यहाँ से भी सवाल पूछते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेक्स्ट सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, लीनम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ सिंह कोविंद। तो ये जो है चीजें हैं, इसको हम लोगों को क्या करना होगा, एक नज़र देखना होगा। यहाँ से कभी कभी सवाल पूछ देते हैं
कि इनमें से कौन ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो 2 बार अपने पद पर रहे हैं, इनमें से कौन ऐसे प्रेसिडेंट है जो पहली बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इनमें से कौन ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो अभी जो है वर्तमान में राष्ट्रपति के पद पर हैं। तो यहाँ से भी इस तरह के क्या होते हैं, सवाल जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अभी तक वीवी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक, न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला 20 जुलाई से 1969 एंड 24 अगस्त 1969 तक, और बीडी 11 फरवरी से 1977 से 7 से 25 जुलाई तक कार्यवाहक राष्ट्रपति। मतलब ऐसे राष्ट्रपति, ये लोग जो हैं, ये लोग कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी क्या किए हैं, काम किए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति हमने बताया कि कार्यवाहक राष्ट्रपति वो होते हैं कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति के जगह पे इन लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति के फंक्शंस को काम अंजाम देते हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार क्या राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति रहे। तो इन सभी चीजों को थोड़ी सी देखनी होंगी कि कौन 2 बार राष्ट्रपति रहे, कौन दो बार उपराष्ट्रपति रहे, फिर जो है उपराष्ट्रपति के बाद फिर राष्ट्रपति रहे। वीवी गिरी के निर्वाचन के समय 2 बार गणमत हुआ। ये भी पूछ सकते हैं कि वो कौन ऐसा प्रेसिडेंट है जिसके टाइम पे क्या किया गया, 2 बार जो है गणमत हुई। नीलम संजीवा रेड्डी की पहली बार चुनाव में पराजय हुई थी, जबकि दूसरी बार हुए निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। यहाँ पूछ सकता है कि कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो निर्विरोध चुने गए। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। इन छोटी छोटी चीजों को क्या करना होगा, देखना होगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। तो इन सभी चीजों को हम लोगों को क्या करना होगा, एक नजर देखना होगा, क्योंकि इस तरह से सवाल आते हैं। जैसे सवाल पूछ सकता है कि वो कौन ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो 2 बार जो है उपराष्ट्रपति रहे हैं और फिर जो 1 बार प्रेसिडेंट रहे। वो कौन ऐसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जो अनअपोज जो है वो जो है प्रेसिडेंट रहे हैं। या ये भी पूछ सकता है कि प्रथम हिंदुस्तान की जो है महिला राष्ट्रपति कौन है। तो इस तरह के सवाल जो है पूछते हैं। अगर आप एक नज़र इन सभी चीज़ों को देखेंगे तो क्या होगा कि आप जो है इसमें बेहतर कर सकते हैं और आपका एग्जाम में क्वेश्चंस गलत होने का कोई चांसेस नहीं है। लेकिन होता क्या है ना कि हम लोग पढ़ते तो हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं। इन सभी चीज़ों को अगर 3 बार 4 बार रिवाइज कर लें तो वो जो है क्या हो जाएगा कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो नहीं होगा। क्योंकि गलतियां हम लोग क्या करते हैं, बड़ी गलतियां हम लोगों से नहीं होती है, लेकिन जो छोटी छोटी गलतियां होती है वो जो है वही हम लोगों के लिए क्या होता है कि किसी भी कंपटीशन से बाहर होने का जो है एक मौका होता है। क्योंकि जब आप छोटी गलती करते हैं तो फिर जो है क्या, हर कोई तो छोटी गलती करेंगे नहीं, लेकिन हम कर रहे हैं। अगर हम छोटी गलती कर रहे हैं तो फिर क्या है कि हम जो है कंपटीशन से बाहर है। तो कॉम्पिटिशन्स में ऐसे ऐसे चीज़ों को जो है ध्यानपूर्वक देखना होता है और ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है, क्योंकि गलती होने के चांसेस यही है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो टेन्योर है 6 ईयर है। अब जानते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो टेन्योर है 5 ईयर्स है। लेकिन अगर ऑप्शंस में आ जाए तो हम क्या करेंगे कि 5 ईयर्स के जगह 6 ईयर कर देंगे। जहां 6 ईयर करेंगे तो क्या होगा, गलती हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियां। देखिए राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं। अगर हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां, तो जितने इमरजेंसी हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल इमरजेंसी भी क्या है, राष्ट्रपति की शक्ति है। अगर हम लोग देखते हैं तो आर्टिकल 352, आर्टिकल 356,
आर्टिकल 360, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये सारी की सारी शक्तियां हैं। लेकिन जो है इसके अलावा भी शक्तियां हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन को किसके द्वारा चुने जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा। के किसके द्वारा? प्रेसिडेंट साहब के द्वारा। तो देखते हैं हम लोग थोड़ा सा कि कार्यवाहक शक्तियां, राष्ट्रपति की निम्नलिखित कार्यकारी शक्तियां, शासन संबंधी सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। देखिए, हमने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से जितने भी कार्य हिंदुस्तान में होते हैं वो सब के सब किसके नाम से होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से होता है। लेकिन करते कौन है? प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है। अब हेड ऑफ द स्टेट अगर प्रेसिडेंट है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो सारी की सारी चीजें कहाँ डिस्कस की जाती है? कहाँ पर? पार्लियामेंट में। किसके द्वारा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। लेकिन जो प्रेसिडेंट साहब हैं उसका क्या इस्तेमाल किया जाता है? नाम इस्तेमाल किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ क्या है? प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन सारे के सारे रियल जो होते हैं किसके हाथ में होते हैं? वर्क वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में होते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। तो इसलिए जो है शासन संबंधी सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। वह प्रधानमंत्री से प्रशासनिक एवं विधायी कार्यों की सूचना मांग सकता है। देखिए, इसको अगर हम लोग समझे तो देखिए होता क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब क्या होते हैं? कड़ी होते हैं। किसका? प्रेसिडेंट। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच की कड़ी कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, मतलब ये कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोई भी डिसीजन लेता है उसका हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर ही है। लेकिन प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। किससे? प्रधानमंत्री साहब से कि क्या चल रहा है, क्या होना है और क्या नहीं होना है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री से प्रशासनिक एवं विधायी कार्यों की सूचना मांग सकता है। कौन मांग सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मांग सकता है। अनुच्छेद 78 के आर्टिकल 78 के तहत राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कार्यकारियों का उल्लेख है। ये किसमें उल्लेख है? ये जो है आर्टिकल 78 में ये उल्लेख है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। ये सब क्या है? फैक्चुअल है। इन सभी चीजों को क्या करना होगा? देखना होगा। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। ये यहाँ पे ध्यान दीजिए कि राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट जो है, कौन कौन पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, मतलब ये कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट साहब करते हैं। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। किसके एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर्स के एडवाइस पे। तो यहाँ क्लियर हो जाइए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। अदर मिनिस्टर्स और ऑल्सो ऑन द एडवाइस ऑफ किसके द्वारा? ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारतीय राजदूतों और अन्य राजनयिकों, नियंत्रक एवं महालेखा
केग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, महालेखा परीक्षक केग, महान्यायवादी, अंतरराज्यीय परिषद जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसके सदस्य, संघ क्षेत्र के आयुक्त, भाषा आयोग के सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त वो अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य आदि शामिल हैं। तो ये जितने हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसके बाद जो है ये जजेस हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, उसके बाद कौन है, राजदूत हैं, ये इन सभी चीज़ों, केग है, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर हैं, इलेक्शन कमिश्नर के अलावा जो है वो है यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। तो ऐसे जो है लोगों को क्या करते हैं, किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति को निम्नलिखित विधायी शक्तियां प्राप्त है। संसद के सत्र, ये देखिए, संसद के सत्र को बुलाने, सत्रवासन करने तथा लोकसभा का भाग करने संबंधी अधिकार, प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन, देखिए इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्या है, प्रथम अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार है, सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है। ये किसके तहत है, अनुच्छेद 108 आर्टिकल 108 के तहत वो क्या करते हैं कि प्रथम जो अधिवेशन होता है उसको क्या करते हैं, बुलाते हैं, और जो संयुक्त बैठक होता है उसको भी बुलाते हैं। कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही कानून बनता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कानून कौन बनाता है, लोकसभा और राज्यसभा, इट मीन्स पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाता है तो अल्टीमेटली कानून बनने के बाद किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है, और जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो इट विल बिकम लॉ, ठीक है। नेक्स्ट, संसद द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो 3 स्थितियों की संभावना बनती है। पहला क्या, वह विधेयक को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। फर्स्ट जो है वो क्या करेगा, वो विधेयक को एक्सेप्ट करेगा, मतलब स्वीकार करेगा। वह विधेयक पर अपनी स्थिति स्पष्ट ना करते हुए अपने पास ही रख लेगा। इसे राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। जैसे कि इंडिया में जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है क्या करते हैं, वीटो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। तो क्या करते हैं कि जो है किस तरह का जो है वीटो का इस्तेमाल किस लॉ में करते हैं, वो जो है वीटो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास क्या है, ये पावर है। तो वो जो है यहाँ पे 3 तरह का दिखाएगा कि कोई भी बिल को क्या करेगा, वो सिग्नेचर कर देगा, उस पर कोई बहस नहीं करेगा। दूसरा क्या है कि वो जो है उसको स्पष्ट नहीं करेगा कि चाहे ये पास होना भी है या नहीं भी होना है, ऐसा भी कर सकता है। तीसरा क्या है, वह विधेयक को पुनर्निर्वाचन के लिए संसद को लौटा देगा। ये भी अधिकार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है कि वो जो है बिल को क्या कर सकता है, पुनः जो है निर्वाचन के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हाउस में भेज सकता है। लेकिन यहाँ एक वर्ड है, वर्ड ये है धन विधेयक, मतलब धन विधेयक ना हो। अगर धन विधेयक है तो वो जो है वापस नहीं भेजते हैं, वो जो है उसको पास कर देते हैं, अनुमति दे देते हैं। क्यों, क्योंकि जो धन विधेयक हाउस में आता है वो किसके अनुमति से आता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ही अनुमति से आता है। तो इसलिए जो है धन विधेयक पे विचार के लिए वो वापस नहीं भेजते हैं। नेक्स्ट है
यदि संसद विधेयक को संशोधन या बिना संशोधन के पुनः पारित कर राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत करती है तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। यदि संसद विधेयक को संशोधन या बिना संशोधन के पुनः, तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो जाएंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाध्य हो जाएंगे। वर्ष 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। मतलब एक ऐसा बिल था, वो कौन सा था, पोस्टल बिल था, और पोस्टल बिल पे वो क्या किए थे, ज्ञानी जेल सिंह साहब कौन सा वीटो का इस्तेमाल किए थे, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किए थे। नए राज्यों के निर्माण, सीमा परिवर्तन आदि से संबंधित विधेयक, धन विधेयक, संचित निधि से वे से संबंधित विधेयक आदि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में पेश किया जाता है। जैसा कि हमने बताया, ये जो है धन से रिलेटेड जितने भी बिल हैं वो जो है राष्ट्रपति साहब के ही अनुमति से, इट मीन्स कौन सा है, धन विधेयक, ठीक है, मनी बिल। ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति साहब वापस नहीं भेज सकते हैं। ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति साहब क्या कर देते हैं, अनुमति दे देते हैं। राष्ट्रपति कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, अनुभव एवं ज्ञान लेखा वाले व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। मतलब ये कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो क्या करते हैं, 12 सदस्यों को कहां पर, राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। यहां से अक्सर सवाल आता है कि राज्यसभा से मनोनीत करते हैं कितने लोगों को, 12 लोगों को। 12 लोगों को जब राज्यसभा से मनोनीत करते हैं तो वो कौन कौन से फील्ड से हैं, वो जो है 4 फील्ड से हैं। मतलब 12 लोग जो आएंगे कहां से आएंगे, वो क्या है, विज्ञान, साहित्य, नेक्स्ट क्या है, समाज सेवा, और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, कला, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। ये 4 क्षेत्र से क्या होते हैं, 12 लोगों को क्या किया जाता है, चुना जाता है, मनोनीत किया जाता है। किसके लिए, राज्यसभा के लिए। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट शक्ति जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, अध्यादेश की शक्ति है। अध्यादेश अनुच्छेद आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को अध्यादेश बनाने की शक्ति तभी होती है जब दोनों में से किसी एक सदन का सत्रवासन हो गया हो या वह अन्यथा सत्र में नहीं है और इसलिए संसद द्वारा विधि अधिनियमित करना संभव नहीं है। इसका प्रभाव भी संसद द्वारा निर्मित कानून की तरह होता है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी सत्र अगर नहीं है तो वैसे कंडीशंस में, अगर कोई सत्र नहीं है, ठीक है, तो वैसे कंडीशंस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास क्या है, पावर है कि वो जो है अध्यादेश क्या कर सकता है, जारी कर सकता है। नेक्स्ट है, इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है। मतलब क्या कि इसका जो प्रभाव रहता है, वो अध्यादेश का जो प्रभाव रहेगा वो कब तक, 6 वीक तक रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। यह अध्यादेश संसद के सत्र के पुनः शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, अध्यादेश को किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास क्या है, ये शक्ति है कि किसी भी व्यक्ति का अगर फांसी का सजा हो तो उसको क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। ठीक है, या तो फिर जो है फांसी की सजा को
उम्र कैद में बदल सकता है, या जो है किसी की सजा को जो है कम किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे प्रावधान किस में है? प्रेसिडेंट, ये सारे के सारे पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। नेक्स्ट जो है सैन्य अधिकार। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो क्या होते हैं? तीनों सेना के क्या होते हैं? हेड होते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के क्या होते हैं? सर्वोच्च कमांडर होते हैं। थल सेना, वायुसेना और नौसेना। वह थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना के प्रमुखों की नियुक्ति भी करता है। ये जो तीनों सेना है, इन तीनों सेना के जो प्रमुख हैं उसकी भी क्या करते हैं? नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। नेक्स्ट है कूटनीतिक शक्ति। अंतरराष्ट्रीय संधि एवं समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति भारत में विदेशी राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। तो यह है राष्ट्रपति साहब की आपातकालीन शक्तियां। जैसा कि हमने बताया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास क्या है? आपातकालीन शक्ति का भी क्या है? प्रावधान है। तो आपातकालीन शक्ति किसमें? अनुच्छेद भाग 18 में अनुच्छेद 352 360 तक है। मतलब क्या है कि इसमें जो है 3 तरह की जो है आपातकालीन शक्ति है। पहला क्या है? पहला जो है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी किस किस कंडीशंस में होगा? युद्ध या बाह्य आक्रमण। नेक्स्ट क्या होगा? सशस्त्र विद्रोह और युद्ध या बाह्य आक्रमण। नेक्स्ट क्या है? सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। ये जो है कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 356 के तहत है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। नेक्स्ट जो है राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में। इसका मतलब आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी, इसको क्या कहते हैं? स्टेट इमरजेंसी। और नेक्स्ट क्या है? वित्तीय आपातकाल की स्थिति में। इसका मतलब क्या है? 360 यह है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो यहां से भी हम लोगों का क्या होता है कि एग्जाम में जो है सवाल आते हैं कि नेशनल इमरजेंसी कौन से अनुच्छेद में, आर्टिकल में है? स्टेट इमरजेंसी कौन से अनुच्छेद या आर्टिकल में है? फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से अनुच्छेद या आर्टिकल में है? ये पूछते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान में कितने बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा है। ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो हम लोगों को बताना नहीं, क्योंकि अब तक जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी लागू नहीं हुआ। कौन ऐसा स्टेट है जहां जो है नेशनल इमरजेंसी रिसेंटली लगा था? स्टेट इमरजेंसी रिसेंटली लगा था, या हिंदुस्तान में पहली बार जो है नेशनल इमरजेंसी कब लगाया गया? तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल जो है आपको पूछे जा सकते हैं। ऐसे सवाल को कंप्लीट करने के लिए हम लोग अगर वन लाइनर देखें छोटे छोटे एग्जाम के लिए, तो ये जो है क्या हो सकता है? वो बहुत अच्छा हो सकता है। और हम लोग जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं एग्जाम में, वो सारी गलतियां क्या हो जाएंगी? ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही, यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। और फिर जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग और जितने जो है क्या कहते हैं परामर्श की शक्तियां या इसके अलावा जितनी भी शक्तियां हैं वो भी हम लोग देखेंगे वन बाय वन। थैंक यू, शुक्रिया।